नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल माधव एंड ब्लॉग में। और मैं गोविंद माधव आज आपके लिए एक जो ब्लॉग लेकर आया हूँ वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और थोड़ा फिजिकल एग्जामिनेशन वाल से रिलेटेड। ठीक है, इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि एएलपी बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। ठीक, क्योंकि कई लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर बताइए कैसे हम एएलपी बनना चाह रहे हैं रेलवे में, तो वो किस तरीके से बन सकते हैं और क्या क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना क्या। क्योंकि कुछ लोग हैं जो बैचलर्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बीए बीकॉम में हैं, तो वो लोग पूछ रहे थे कि हम बीकॉम कर रहे हैं क्या एएलपी बन सकते हैं। तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस थे, तो उन्हीं का जवाब इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप समझ सकें। और लास्ट में मैं इसके मेडिकल के बारे में भी बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका आईसाइट वाला, ठीक है, वो पार्ट लास्ट में बताने वाला हूँ मैं, तो वीडियो स्किप मत करिएगा जिससे कि कोई भी चीज़ आपकी छूट ना जाए और प्रॉपर आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसके लिए एएलपी बनने के लिए और टेक्नीशियन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 10th प्लस ITI, ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है जिसमें आपको 10th और ITI होना चाहिए। अब ITI किसी भी ट्रेड से हो, किसी भी इन द सेंस जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, मोटर मैकेनिक है, डीजल मोटर मैकेनिक और फिटर है, तो इस टाइप से कई उसमें ट्रेड मेंशन रहती हैं, वो आप देख लीजिएगा जब भी फॉर्म डालें तो किससे आपको करना है। और जो भी इसका नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि कौन कौन सी ट्रेड मान्य रहती हैं। ठीक है, 2 साल का ITI होना चाहिए, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि 2 साल का कोर्स होना चाहिए ITI का, वो इसमें वही व्यक्ति एलिजिबल रहेगा। फिर जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, पॉलीटेक्निक जिसे बोलते हैं, ठीक है, और पॉलीटेक्निक जो लोग किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर किसी ने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, इन तीनों में से किसी से अगर कोई व्यक्ति बीटेक किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। अब कहने का मतलब यह है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th प्लस ITI। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल इस समय बीकॉम कर रहे हैं या BA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, देखिए जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 10th तो ऑब्वियसली किया ही होगा, तो जब 10th किया है तो आप ITI कर लीजिए। ठीक है, ITI करिए और उसी से संबंधित ट्रेड से कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक से करिए, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होती है जो, उससे करिए, फिटर से करिए या डीजल मोटर मैकेनिक से करिए, जिससे कि क्या होगा 10th प्लस ITI लगाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और ALP के लिए और टेक्नीशियन के लिए रेलवे में एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। कोई भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं आप ITI कर लीजिए, क्योंकि 10th आपने किया है पहले से, ITI की ज़रूरत है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10th में हैं, तो 10th में जो बच्चे हैं वो पूछते हैं कि सर क्या किया जाए, हम ITI करें या डिप्लोमा करें या बीटेक करें। तो अगर आप 10th में हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप डिप्लोमा करिए, मतलब पॉलीटेक्निक करिए। ठीक है, पॉलीटेक्निक करिए, इंटर स्किप कर दीजिए। ठीक है, अब इंटर स्किप क्यों करना है, क्योंकि इंटर फिर आप 12th जिसको बोलते हैं 12th की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 10th प्लस डिप्लोमा किया हुआ है और आप इंजीनियरिंग में ही जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए 10th के बाद डिप्लोमा बेस्ट है। ठीक है, पॉलीटेक्निक, तो आप पॉलीटेक्निक करिए और फिर आप इसके साथ साथ आपको फ़ायदे क्या होने वाले हैं कि आप तो एक तो इसका ALP और टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल रहेंगे, और दूसरा आप यूपी गवर्नमेंट में कोई भी JEE की वैकेंसी आती है या SSC के थ्रू जो JEE की वैकेंसी आती है उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई ALP के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कि आप क्या करें और जिससे कि आप ALP बन सकते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th प्लस ITI। अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हैं, और आपने अगर बीटेक किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है मेडिकल की। मेडिकल से रिलेटेड बात अगर हम करें तो मेडिकल में सबसे पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है,
ये पॉइंट्स मैंने जो मेन है ये लिख रखे हैं, नोट कर रखे हैं मैंने अपने सेल फ़ोन पे दूसरे वाले। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चेकअप्स आपके होते हैं। ये मैं स्क्रीनशॉट भी जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी आप देखिएगा इधर साइड में आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा मैं स्क्रीनशॉट। तो बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें देखिए 10 टाइप के टेस्ट आपके होने चाहिए, 10 जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें आपको फिट होना ज़रूरी है फिजिकली, ठीक है। हाइट और मतलब चेस्ट की बिट्स वगैरह इसका कोई रोल नहीं है, आपकी जो मापदंड है वो चाहे जैसा भी हो सब चलेगा, बस आप फिजिकली मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। तो जिसमें क्या क्या आता है आपका, देखिए टेस्ट जो होंगे, यूरिन सैंपल कलेक्शन, यूरिन का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद शार्प सेंसिटिविटी चेकअप होंगे जो कि नोज़, ईयर, माउथ और टीथ के, ठीक है। आपकी सबसे मेन चीज़ है देखिए आँख और कान, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, और साथ में नोज़ भी। उसका क्या रोल है, वो ये कि लोको में आप जाते हैं, इलेक्ट्रिक लोको है, आपको गंध आनी चाहिए, अगर कुछ स्पार्किंग वगैरह हो रही है तो वो मैंडेटरी है। फिर कान इसलिए ज़रूरी है कि आप देख ही रहे हम लोग कॉल आउट करते हैं सिग्नल, तो उसके लिए कानों का ठीक होना ज़रूरी है। और आँख कि हम सिग्नल देखकर ही बोलना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जनरल चेकअप होंगे इनके, साथ सेंसिटिविटी चेकअप जिसको बोलते हैं वो होंगे। फिर ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट क्या है, इसमें आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है, एसटीडी, एनी अदर सच डिजीज़, सीबीसी रिपोर्ट चाहिए होगी, ठीक है। तो ब्लड सैंपल आपका कलेक्ट होगा जिससे कि ब्लड टेस्ट पूरा चेकअप होगा। फिर फिजिकल बॉडी चेकअप जो चौथा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, तो उसमें क्या क्या होता है देखिए, बीपी, ठीक है, बैलेंस वेट एंड हाइट। तो ये आपका जैसे जिस हिसाब से आपकी हाइट है उस हिसाब से वेट होना चाहिए, ये सब चीज़ें बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है। होल बॉडी एग्ज़ाम, मतलब जो पूरी बॉडी का चेकअप होगा इसी के अंतर्गत, जो फिजिकल बॉडी चेकअप है इसके अंतर्गत, जिसमें बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं, ठीक है। फिर एक्सरे, पांचवा है एक्सरे, ठीक है, चेस्ट का एक्सरे आपका होगा। अब ये इसमें भी कंडीशन देखिए, जो चेस्ट का एक्सरे है वो केवल मेल का होगा, फीमेल्स का नहीं होना है, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का एक्सरे मैंडेटरी है, ये भी होगा। इसके बाद छठा हैंड मूवमेंट, ठीक है। तो हाथों का मूवमेंट वो करवा के देखते हैं, सीधा आपको खड़ा कर दिया जाएगा, फिर वो इस तरीके से हाथ जो है पूरा घुमाने के लिए बोलेंगे दोनों, कि पूरा प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए हाथों का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट है वेरिकोज वेन्स। अब वेरिकोज वेन्स क्या होता है कि वेन्स के अंदर जो है हमारे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, कई बार थक्के जम जाते हैं ब्लड के वेन्स के अंदर, तो उससे चलने में दिक्कत होने लगती है। तो उस तरीके की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वेरिकोज वेन्स नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या है, वो सब आप देखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, बस जनरल जितनी चीज़ें पता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि इस तरीके की अगर कोई दिक्कत है तो आप पहले सतर्क हो जाइए, उनका ट्रीटमेंट करवाइए, आप एलिजिबल हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वेरिकोज वेन्स की बात हो चुकी है। इसके बाद आर्म्स, तो जैसा ही बताया हैंड के केस में कि आपका प्रॉपर होना चाहिए, तो आर्म्स भी जो है वो पूरा मूव करवा के देखते हैं, एकदम प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर नाइन्थ जो पॉइंट है, आठवां था ये आर्म्स वाला, फिर नाइन्थ है कि हाइड्रोसिल एंड पाइल्स, ठीक है। आपको पाइल्स और हाइड्रोसिल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है किसी को तो वो उसका ट्रीटमेंट पहले से करवा ले, और इतना पहले करवाए कि वो फिर जज ना हो पाए जल्दी, ठीक है। पहले से करवाए, काफ़ी टाइम पहले से, अगर किसी को है तो 1.5-2 साल पहले करवा ले, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हाइड्रोसिल और पाइल्स अगर आपको है तो आपको मेडिकल से निकाला जा सकता है, और निकाल ही दिया जाएगा, जा सकता क्या है, निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए। फिर बैकबोन की अगर बात की जाए तो बैकबोन जो है एकदम प्रॉपर वे में होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों का देखा होगा आपने, बैकबोन जो है थोड़ा कर्व रहती है, तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जॉब इस तरीके की है कि लोगों पे चढ़ना उतरना और फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती हैं, तो आपको बैकबोन का खास ध्यान रखना है। बैकबोन आपकी
प्रॉपर वे में होनी चाहिए। आप चाहें तो इसकी चेकअप भी करवा सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है अपनी बैकबोन को लेकर तो आप उसको करवा सकते हैं चेकअप, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो मेडिकल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, यही सब होते हैं जिसमें बता ही दिया मैंने। ईसीजी भी होगा आपका, ब्लड शुगर, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर अब विज़न टेस्ट की बात की जाए, आँख, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप समझिए आँख से रिलेटेड सारे चेकअप होंगे। A1 ग्रेड का इसमें मेडिकल होता है, तो आँख से रिलेटेड सारे चेकअप होंगे। ये इसका भी मैं स्क्रीनशॉट जो है आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये जो है इसमें आप देखिएगा, आई टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें कंप्लीट चेकअप होगा, ठीक है, जिसमें नियर साइट विज़न, फार साइड विज़न और बाइनोकुलर विज़न एंड आइरिस चेक, ये सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। ये सारे चेकअप आपके होते हैं, ठीक। फिर एक ये देखिए लाइन इसमें जो सेकंड वाली दी हुई है कि कैंडिडेट कैन नॉट यूज लेंसेज ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। मतलब कुछ लोग हैं कि सोचते हैं कि हम आई साइट वीक है और हम जाके लेंस लगा कर चले जाएँ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। लेंस का प्रॉपर चेक करते हैं वो, ठीक है। फंडस टेस्ट होता है एक, आपकी आंख में एक लिक्विड डाला जाएगा जिससे कि आपकी जो ये पुतली है, जिसको जो पुतली बोलते हैं आँख की, ये बड़ी हो जाती है। तो लेंस वगैरह होगा, इजीली डिटेक्ट हो जाता है, वो प्रॉपर चेकअप होता है। आँख सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, तो इसका चेकअप बहुत ही अच्छे से होता है, ठीक है। तो आप लेंस यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर। मतलब अगर लेंस पकड़ा गया तो आप कुछ इफ़ नो बट कुछ नहीं है, सीधे बाहर, ये थोड़ा ध्यान रखिए एकदम, ठीक है। फिर आपको कलर विज़न टेस्ट होगा। कलर विज़न का क्या रहता है, सबको होता नहीं है और जिसको होता है उसका सही नहीं होता, और ये जेनेटिक बीमारी है, ये जिसको होगा तो बचपन से ही होगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जिसे वर्णांधता बोलते हैं हिंदी में, तो ये जिसको होगा वो बचपन से ही होगा और ये जेनेटिक है। अगर आपके फैमिली में किसी को रहा है, माँ बाप दादी बाबा, तो चांसेस रहते हैं, वरना अमूमन ये नहीं होता। और जिसको होता है उसका सही भी नहीं होता, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो वर्णांधता का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा अगर आपको कलर विजन है। होता क्या है कि एक बुक होती है, उसमें डिफरेंट कलर्स के छोटे छोटे स्पॉट बने रहते हैं, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, वो आपसे पढ़वाते हैं बहुत जल्दी। अगर आपको दिक्कत है कलर वर्णांधता की तो आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब जो इसमें ये तो जनरल आई टेस्ट का ये जो एग्जामिनेशन होंगे वो उसकी बात होगी। अब इसके बाद बी पॉइंट है, देखिएगा स्क्रीनशॉट पे मैं दे ही रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लेसिक सर्जरी, तो लेसिक सर्जरी आपकी अलाउ नहीं है। जैसे आप ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे जा चुके हैं ना, तो लेसिक सर्जरी अगर आपने करवा रखी है तो वो अगर वहाँ डिटेक्ट होती है, ऑब्वियसली कोई भी सर्जरी है वो इतना प्रॉपर चेक करते हैं कि डिटेक्ट तो हो ही जाएगी, तो फिर आपकी लेसिक सर्जरी अलाउ नहीं है। आपको मतलब तुरंत जो है आउट कर दिया जाएगा। मेडिकल में वो शायद 3-4 गुना लड़के बुलाते हैं, 2-3 गुना तो रहते ही हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, तो वो तुरंत बाहर कर देंगे। इसमें कोई छूट नहीं मिलने वाली कैसी भी। फिर ये सी कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने अभी बता ही दिया आपको, ठीक है। तो इसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, डॉटेड कलर डॉटेड बुक होती है, उसमें नंबर्स होते हैं, वो आपको प्रॉपर उसको पढ़ के बताना होता है। वो ऐसे पलटते जाएंगे, एक एक पेज हटाते जाएंगे, आपको तुरंत उसको पढ़ के, टाइम नहीं देंगे बहुत ज़्यादा, बस देखा पढ़ के बताना है। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई थी, तो इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कि एक आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल वाला, और दूसरा आता है फिजिकल, ठीक है, एग्जामिनेशन का, जो आपकी बॉडी कैसी क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मांगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक देता हूँ अपना इंस्टाग्राम का। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सर व्हाट्सएप नंबर दीजिए, पर्सनल नंबर, तो नहीं दे सकता क्योंकि CUG नंबर है मेरा, ठीक है। CUG मतलब डिपार्टमेंट से मिला हुआ है, वो मैं अगर आपको दूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो मैं नंबर नहीं दे सकता उसको, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आप मुझसे जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ, और आपने देखा होगा कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे कि जो लोग बीकॉम बीएससी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे वो एएलपी बन सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ से आप मुझे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए अगर आप पहली बार आए हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि जो लोग एएलपी बनना चाह रहे हैं या रेलवे की और कोई जानकारी चाहते हैं उनके लिए फ़ायदा हो सके। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।